देखो दोनों फाइल है, EJS फाइल है। अब EJS फाइल को क्या बोल रहा है, EJS वो क्या बोल रहा है कि ये वाला फाइल मैं सर्वर पे चला दूंगा, EJS फाइल को मैं सर्वर पे चला दूंगा। समझ में आ रहा है हमें मैं क्या बोल रहा हूँ? EJS फाइल सर्वर पे चलेगा, लेकिन HTML सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है नहीं। तो बोला HTML को नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, HTML यू का यू छोड़ देंगे HTML को। क्लियर है? बोले कि अब आप बोले जावास्क्रिप्ट लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग लगाओगे, स्क्रिप्ट टैग लगाओगे, नहीं गलत हो गया, ये स्क्रिप्ट से ब्राउजर समझता है, तो ये वाला मामला खराब, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो यही तो बेनिफिट है EJS का। ये कहता है अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट लिखना है इसके अंदर तो एक टैग लगा दो जिसका नाम है स्क्रिप्ट लेट, ये वाला टैग सर्वर पे एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट जैसा लिखना चाहते हो आप लिख दो। सर आपने बताया था ये। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है ना? अब मेरा बोला कि सर यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। HTML टेम्पलेट क्यों होता है? ये वाला टेम्पलेट मैं क्यों बना रहा हूं? दिखाने के लिए। किस लिए बना रहे हैं? किसको दिखाने के लिए? क्लाइंट को। और ये वेबसाइट मेरा SEO फ्रेंडली है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि अब रिस्पॉन्स में क्या जाएगा? पूरा का पूरा HTML। नेक्स्ट.js का काम खत्म, रिएक्ट का काम खत्म, रिएक्ट अपने लेवल पे यूज होगा, नेक्स्ट.js अपने लेवल पे यूज होगा। EJS क्या करेगा? जो वेबसाइट SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना हो, जिसके अंदर मुझे सर्वर पे ही पूरा जावास्क्रिप्ट रेंडर करवाना हो, HTML के साथ इंटीग्रेट कराना हो, यही काम रिएक्ट भी करता है, लेकिन रिएक्ट करता है ब्राउजर के ऊपर और ये कर रहा है सर्वर के ऊपर। दोनों में फर्क यही है। रिएक्ट अपनी लाइब्रेरी यूज करके क्या करता है, HTML के अंदर इंटीग्रेट कर, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को इंटीग्रेट कर देता है कि भाई बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये EJS बोलता है कि मैं भी इंटीग्रेट करवा दूंगा, लेकिन फर्क यह है कि तुम ब्राउजर पे करते हो, मैं सर्वर पे कर दूंगा। और सर्वर पे करने में ये बेनिफिट होगा कि पूरा का पूरा कोड, पूरा का पूरा UI उठ के जाएगा फ्रंट एंड पे, और सिर्फ ब्राउजर का एक ही काम होगा, डिस्प्ले कराना। अब किसी ने बोला सर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि रिएक्ट में कोई बटन के क्लिक पे काम करवाना हो तो करवा लेते हैं, तो वहां पे करवा लेते हैं, यहां पे बटन क्लिक कैसे होगा? तो यहां पे स्क्रिप्ट टैग लगाइए सर, ये दिया तो है, इसीलिए तो दिया ये स्क्रिप्ट। अगर आपको जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट चलाना हो तो स्क्रिप्ट यहां लगाइए, अगर आपको सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट चलाना हो तो ये यूज करिए। समझ आ गया? अब बोले सर इसके स्क्रिप्ट सोर्स में मैं कैसे डालूंगा? कुछ नहीं, बहुत है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड वाला जावास्क्रिप्ट चलाना है तो यहाँ पे एक पब्लिक नाम का फोल्डर लिया है, देखिए है ये पब्लिक में, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे हम लोग स्टैटिक के अंदर हम लोग लेंगे एक फोल्डर, यहाँ पे देंगे CSS, एक और फोल्डर लेंगे स्टैटिक के अंदर, यहाँ पे लेंगे JS। ये कौन सा होगा? CSS और JS स्टैटिक फोल्डर होगा, किसका? फ्रंट एंड के लिए, व्यूज के लिए, व्यूज में लगाने के लिए। क्लियर है? तो पब्लिक में मैंने JS ले लिया और इस नाम का फोल्डर ले लिया। अब मान लीजिए कुछ CSS लगाना, तो लगा के देखते हैं। यहाँ पे एक बनाते हैं style.css, यहाँ पे लिखते हैं .k कलर रेड, ले लिया। अब सीधे employee.js पे जाते हैं, अब बोलते हैं, देखिए समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे लिखते हैं h1 और यहाँ पे लिखते हैं क्लास k और यहाँ पे लिखते हैं हेलो। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, मैं यहाँ पे इसको जाता हूँ और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे लिखते हैं API और API के अंदर एम्प्लॉय UI, यही था ना? हेलो आ गया, देखिए मेरा वेबसाइट खुल गया, हेलो दिख रहा है, लेकिन कलर नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी पाथ मैच नहीं हुआ, पाथ लिंक नहीं हुआ। तो अब पाथ लिंक कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मेरा एक app.js फाइल है, देखिए दिख रहा है। अब यहाँ पे एक पाथ बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे app.use, यहाँ पे लिखेंगे कौन सा फोल्डर लेंगे? स्टैटिक, और यहाँ पे लिखेंगे express.static में हम लोग इस वाले पाथ को डाल देंगे /पब्लिक के अंदर स्टैटिक को कॉन्फ़िगर कर दिया कि अगर कोई स्टैटिक डाल देता है ना तो इस वाले को पॉइंट कर देगा। क्लियर है? इस वाले को किसके अंदर? अरे तो स्टैटिक के अंदर अभी फोल्डर का नाम यहां देंगे ना सर, यहां पे लिंक करेंगे तब। अब ये लिख रहे हैं लिंक REL इक्वल स्टाइल शीट, ठीक है, दे दिया। अब लिखेंगे HREF, यहां पे लिखेंगे स्टैटिक /CSS/style.css, खत्म। अब चेक करिए, इसको रिफ्रेश करते हैं, कलर आ गया। समझ में आ गया? जो मैंने पाथ टेक केस में देना जरूरी होता है क्या वो भी? आप समझने की कोशिश करेगा। मैंने एक स्टैटिक नाम का पब्लिकली फोल्डर ले लिया है, उसके अंदर CSS JS फोल्डर है, और मैंने स्टैटिक को
मैंने स्टैटिक को सर्वर पे लिंक कर दिया। सर्वर पे लिंक कर दिया मतलब कि अगर कोई स्टैटिक पाथ डालता है तो ऑटोमेटिक इस फोल्डर को पॉइंट करेगा। ये तो रहा स्टैटिक लिखा हुआ है ना, पाथ है ना सर app.use में। अब बोले सर यहां पे तो पूरा लोकल होस्ट लिखना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, जिस लोकेशन पे ये फाइल चल रहा है ना उसी लोकेशन पे स्टैटिक भी है, इसलिए वहां पे सिर्फ स्टैटिक CSS फाइल लिख दिया ना, ऑटोमेटिक उसी को पॉइंट किया। इस स्टैटिक का मतलब समझ रहे हो क्या है? ये वाला नाम, नहीं नहीं नहीं, ये वाला नाम अगर ये नाम कर देंगे ना कुमार, अरे यहाँ पे अवनीश करो भाई, लगता है कंफ्यूज हो गया ये, अवनीश नाम दो इसको। यही अवनीश आपको यहां लिखना है, अवनीश लिखना है। पब्लिक फोल्डर, हाँ जी पब्लिक, ये पब्लिक को पॉइंट किया ना, पॉइंट देखो ना किसको कर रहा है, पब्लिक स्टैटिक, समझ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, यहां पे जो पाथ मैंने दिया ना वो अगर स्टैटिक लिख देंगे ना, स्टैटिक कहीं पे वो लोकल होस्ट 8080 स्लैश, अगर कहीं पे स्टैटिक लिख दोगे ना तो वो पॉइंट करेगा पब्लिक स्टैटिक वाले फोल्डर को। तो हाँ, तो जैसे मैंने, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने ये क्यों नहीं लिखा HTTP लोकल होस्ट, अरे जब मेरा वेबसाइट सर्वर पे ही लोड हो रहा है तो पता तो है इसी लोकेशन पे तो चल रहा है। देखो यहाँ पे लोकेशन देखो क्या लिखा हो, API एम्प्लॉय दिख रहा है आपको। अब मैंने बताओ सर यहाँ पे मैंने स्लैश क्यों लगाया, अगर मैं डॉट लगा दूं तो चलेगा? देखिए अब देखिएगा नहीं चला, क्यों? क्योंकि वो करंट फोल्डर को पॉइंट कर रहा है, मुझे जाना है कहां पे, HTTP 8080 पे, उसके अंदर है स्टैटिक। अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं ना सिर्फ, देखिए स्टैटिक, तो देखिए अब स्टैटिक के अंदर लिख दूंगा स्टाइल CSS, और CSS के अंदर लिखूंगा style.css। ये मेरा मेन फाइल है, देखिए दिख गया। या तो ये लोकेशन पूरा उठा के डालो यहां पे, तो जरूरत ही क्या है, मुझे यहां पे चले गए स्टैटिक पे और फिर मैंने वो डाल दिया आगे का, समझ में आ गया? अगर जेएस लगाना हो तो जेएस कहां लगाएंगे, यहां पे SRC में सेम पाथ के साथ, SRC सेम लिखेंगे, स्टैटिक जेएस और क्या, जो फाइल का नाम है जो आप देंगे, जैसे main.js, और यहां पे क्या लिखेंगे भैया, main.js, डन हो गया। अब आपको अब अच्छा ये वाला क्यों बनाया बताइए, ये CSS JS का क्या मतलब है? अगर जो जावास्क्रिप्ट और CSS आपके ब्राउजर पे जो एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा ऐसे, जो जावास्क्रिप्ट सर्वर पे चलना चाहिए वो अभी यहां पे लिख के मैं दिखाऊंगा आपको कैसे सर्वर पे डेटा जावास्क्रिप्ट। अब इस स्टैटिक के अंदर ना आप वो भी रख लीजिएगा इमेज फोल्डर, स्टैटिक के अंदर इमेज भी रख लीजिएगा, कोई स्टैटिकली कोई इमेज लोड करवाना होगा तो इमेज का पाथ यहाँ पे डाल दीजिए। मैं आपको एक वेबसाइट बना सिखा रहा हूं, विदाउट रिएक्ट, विदाउट नेक्स्ट, विदाउट एंगुलर, एक वेबसाइट Node.js पे कैसे आप बनाएंगे, वो है पॉइंट। और आजकल बहुत पॉपुलर टूल बना हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब किसी ने बोला कि सर ये एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय UI है मेरे पास, ये मेरा कॉल हुआ, इसने रेंडर कर दिया, रिस्पॉन्स और रेंडर कहने का मतलब, रेंडर किसका फंक्शन है, रिस्पॉन्स का। इसने रेंडर किया एम्प्लॉय को, सर ये कैसे समझ गया कि मुझे EJS फाइल में रेंडर करना है? इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहां लगाया है, app.js में इंजन पे सेट कर रखा है, यहां पे ये मेरा इंजन सेट हुआ यहां पे। व्यूज का मतलब क्या है, मेरा व्यूज फोल्डर, उस फोल्डर को मेन डायरेक्टरी के साथ सोर्स व्यूज को ज्वाइन किया, व्यूज यहां पे देना फिक्स है, ये मेरा व्यूज इंजन बनेगा, और इंजन का नाम क्या है, EJS मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है मशीन के अंदर। और ये पाथ क्या करता है, पाथ मेरा एक लाइब्रेरी है Node.js का, अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बिल्ट इन लाइब्रेरी है, बट डायरेक्टली इंपोर्ट करके चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि बाय डिफॉल्ट पाथ आ जाएगा। पाथ मतलब दो पाथ को मैंने यहां पे ज्वाइन कर दिया, मतलब अंडरस्कोर dir नेम क्या करता है, करंट डायरेक्टरी में जहां पे ऐप है ना, ऐप किस फोल्डर में पड़ा हुआ बताओ, यहां पे Node.js learn में, तो यहां पे Node.js learn को पॉइंट कर दिया, Node.js learn को जोड़ देगा SRC के साथ प्लस व्यूज के साथ, तो पूरा पाथ यहां पे क्या बनेगा, ऐसे Node.js learn /src/ और ये कौन सा फोल्डर है मेरा, ये वाला, देखिए ये वाला, तो इंजन पे सेट कर दिया मैंने, ठीक है। चलो इसका तो काम हो गया, आ गया समझ में। अब यहां पे चलते हैं, तो यहां पे देखिए आप नोटिस कर रहे होंगे, यहां पे मेरा क्या है, डेटा क्या है, आरिस डेटा, ये डेटा है मेरे पास, दिख रहा है ना डेटा, आरिस डेटा। अगर आप यहां पे मेरा ये टेम्पलेट है, ये मेरा टेम्पलेट दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इस टेम्पलेट में ये टेम्पलेट पूरा का पूरा कहां जाएगा, अब देखना समझना, ये हेलो दिख रहा है ना सर आपको,
ये H1 में हेलो दिख रहा है ना, इसको आप ऐसे स्क्रीन पे चलाते हैं और देखते हैं। आप आइए देखते हैं इसको, गेट एम्प्लॉय किया और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं API/employ UI, दिख गया हेलो। इसको कंट्रोल यू करो, देखो इसमें कंटेंट दिख रहा है, लेकिन अगर आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट में हेलो लिखोगे ना, वो आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर रिएक्ट के प्रोजेक्ट में दिखोगे ना तो नहीं दिखेगा। हाँ सर, उसमें नहीं दिखता। 700 है ना, देखो उसको आप पूछिए क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली बात, मान लो कि जो फाइंड मेथड है ना, अगर डेटा नहीं मिला तो वो रिटर्न करता है ब्लैंक एरे, तो डायरेक्ट कैच में घुसेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए मान लो एग्जांपल कि नहीं, मुझे दिखाना है कि सच में डेटा नहीं है। कैच पूछने का मतलब है एरर, कैच में नहीं पहुंचेगा, वो कंडीशन फॉल्स करेगा, एल्स पे जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ब्लैंक एरे देगा, डिलीट ब्लैंक एरे, ब्लैंक एरे आएगा, वो अब इंसर्ट करने में प्रॉब्लम होगी। इंसर्ट वाले में प्रॉब्लम, आप जो बता रहे हो इंसर्ट वाले का है। हाँ तो उसमें इसमें आ जाएगा, तो उसमें भी आप इसके साथ कंडीशन चेक कर सकते हो कि अगर इसमें, क्योंकि नल का मतलब क्या होता है उस केस में। देखिए जरूरी इसलिए कि मान लो कि कभी केस में ऐसा होता है कि एक्सेप्शन आना और डेटा ना मिलना में दोनों अलग अलग केस है। यहाँ पे पहुंचाने का मतलब है कि आपका कोड फेल हुआ है, किसी एरर आया, और यहाँ पे एरर आने का मतलब है कि अगर आप एक्सेप्शन हैंडल नहीं किए तो सर्वर आपका रुक जाएगा, आपको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ट्राई कैच ब्लॉक लगाया। दूसरा बात कि मान लीजिए मेरा सब कुछ सही था, तो भाई मान लीजिए डेटा क्यों नहीं इंसर्ट हुआ, वो मुझे मैसेज चाहिए, तो वो एल्स आपका काम करेगा यहाँ पे। तो दोनों केस अलग अलग, इसलिए लगाया हुआ है इसका। चलने के लिए चल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको